बुलेटिन में सबसे पहले जिक्र करेंगे आयशा गुलालाई के इल्जामात का। तहरीक इंसाफ की रहनुमा और कौमी असेंबली की रुकन आयशा गुलालाई ने इमरान खान पर संगीन इल्जामात लगा दिए हैं। कहा कि इमरान खान बदकिरदार है। इमरान खान की वजह से माओ बहनों किसी औरत किसी लड़की की इज्जत महफूज नहीं। इमरान खान लड़कियों और खवातीन को मोबाइल फोन पर गलत मैसेजेस भी करते थे। इमरान खान 2 नंबर पठान हैं। आयशा गुलालाई ने यह भी कहा कि पाकिस्तान में कोई इंग्लैंड का कल्चर नहीं। अखलाकी बुनियादों पर इमरान खान के खिलाफ आर्टिकल 62-63 के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। आयशा गुलालाई ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। इन इल्जामात आपने मुलाहिजा किए, इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। आयशा, आपको सुनवाते हैं। First of all, I would like to thank all my brothers who are present here. I was not feeling well earlier, but मैं कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाह रही थी और मैंने ऐलान भी किया था कि मैं कल करूँगी, लेकिन आज some women from PTI they had a press conference here earlier, so I had to respond to that press conference. मेरे भाइयों, मैं इंतहाई अफसोस के साथ अपनी पाकिस्तानी कौम को भी ये इन्फॉर्म करना चाह रही हूँ कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मैं छोड़ रही हूँ। इसकी रीज़न्स कुछ अजीब सी, यहाँ पे PTI की एक बड़ी ज़बरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और कुछ ज़बरदस्त ख़वातीन यहाँ पे बैठी हुई थी। उन्होंने ऐसे जनरल पॉइंट्स उठाए कि वो बड़े जनरल उन्होंने बात की कि NA1 का टिकट उनको चाहिए था, तकरीर का मौका नहीं मिला। ये तो बहुत छोटी बातें हैं। मुझे पता है एज ए पॉलिटिकल वर्कर, मैं पहले पीपल्स पार्टी में भी थी और अब मैं PTI में हूँ। मुझे पता है कि आपका टिकट अभी पार्लियामेंट्री बोर्ड नहीं बना, आपके टिकट्स तकसीम होने में, इलेक्शन होने में 10 महीने हैं आपके, तो वो तो मेरे लिए मसला हरगिज़ नहीं है। और टिकट का वैसे भी मुझे मसला नहीं है। पाकिस्तानी अवाम जिस तरीके से मुझे इज़्ज़त देते रहे हैं और जिस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा के अवाम मुझे इज़्ज़त देते रहे हैं, लोड शेडिंग के ख़िलाफ़ आप धरना देख लें कि कितना कामयाब, और एक ख़ातून को उन्होंने, एक ख़ातून की लीडरशिप में उन्होंने वो धरना किया, बहुत कामयाब रहा। तो NA1 तो मेरे लिए कोई मसला नहीं है और ना अभी टिकट्स की तकसीम का कोई ऐसा इशू है। तो ये बहुत इलॉजिकल सी बात थी, मुझे बड़ी अजीब सी लगी। दूसरी बात कि पार्टी के तकरीर का मौका नहीं मिला, तो तकरीर तो मैं असेंबली में भी कर सकती हूँ। तकरीर तो कोई ऐसी बात नहीं है। इससे पहले भी जलसे होते रहे हैं जिसमें मेरी तकरीर नहीं हुई। आज PTI को लोग ज्वाइन कर रहे हैं और मैं PTI को छोड़ रही हूँ। यकीनन कुछ ऐसी वजूहात होंगी कि वजह से मुझे ये फ़ैसला करना पड़ रहा है। मेरा ताल्लुक़ एक कबाइली वज़ीर ख़ानदान से है। हम वज़ीरिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, हम पख्तून हैं, और हमारे लिए सबसे बड़ा इशू, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस गैरत और इज़्ज़त की होती है। और हमें बचपन से बहादुरी और करेज सिखाया जाता है कि आप करेजियसली, आप बहादुरी से आप बात करें। ये हमारी ट्रेनिंग में शामिल है। मेरे ख़ानदान में कोई ड्राइवर्स भी नहीं रखता, मेरे वालिद खुद गाड़ी चलाते हैं। हमारे ख़ानदान का ऐसा रिवायत है, और जो भी बात होती है हम अपने पेरेंट्स को बताते हैं, शेयर करते हैं उनसे। PTI से पहले मैं पीपल्स पार्टी में थी। पीपल्स पार्टी में ख़वातीन की बहुत रिस्पेक्ट थी, लेकिन जब मैं PTI में आई तो यहाँ पे मैंने एक और माहौल देखा, और उस माहौल से बहुत सारी ख़वातीन नाला हैं, बहुत सारी ख़वातीन परेशान होती रही हैं। लेकिन शायद मैं वज़ीरिस्तान से ताल्लुक़ रखती हूँ तो मैंने वो करेजियसली स्टेप वो ले लिया है, और मैं कॉम्प्रोमाइज़ इज़्ज़त के मामले में मुझे ये सिखाया गया है कि आप ना करें। इस पार्टी में इमरान खान
جو ہر ایک کی باریاں لگواتے ہیں, کبھی کسی کی باری لگواتے ہیں, کبھی کہتے ہیں تمہاری باری ہے, کبھی کہتے ہیں اس کی باری ہے. میں تو عمران خان سے کہوں گی کہ اب تمہاری باری ہے. خود کو پارسا, پوری دنیا خراب, خود کو پارسا, خود فرشتے. میں نے وہ کلچر دیکھا اس پارٹی میں, آئی واز شاکڈ. ان کے کچھ کرتوت, ان کے بہت سارے ہیں, ان کرتوتوں میں سے ایک کرتوت یہ ہے کہ یہ جس طریقے سے ٹیکسٹ میسیجز بھیجتے ہیں غلط, اور بھی بہت سارے کام, جس طریقے سے یہ خواتین اور لڑکیوں کی جو عزتیں ہیں, عزت دار خواتین کی جو عزتیں ہیں, وہ اس پارٹی میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ وہ محفوظ نہیں ہے. عمران خان کے ہاتھوں اور عمران خان کے ارد گرد جو ان کا ٹولہ ہے. ان کی شاید وہ مغرب سے بڑے متاثر مجھے لگتے ہیں, شاید وہ پاکستان کو انگلینڈ سمجھ بیٹھے ہیں, اور ویسے بھی 67 سال کی عمر میں آپ کی عادتیں تبدیل نہیں ہوتی, تو شاید ان کو عادتیں پڑی ہوئی ہیں ادھر کی, تو ان عادتوں پہ ان کا کوئی کنٹرول نہیں ہے. اور وہ ایک مغربی کلچر یہاں پہ انٹروڈیوس کروانا چاہتے ہیں, جو کہ ہمارا مشرقی معاشرہ, پاکستان کا معاشرہ, ہمارا پختون معاشرہ, مسلمان معاشرہ وہ چیزیں ٹالریٹ نہیں کرتا. تو میں صرف یہ کہوں گی کہ اس پارٹی میں عزت دار خواتین, میں سارے بھائیوں سے بھی کہتی ہوں, والدین سے بھی کہتی ہوں کہ آپ کی بچیوں, ہماری ماؤں, ہماری بیٹیوں کی عزتیں جو ہیں وہ اس پارٹی میں محفوظ نہیں ہیں. میں کوئی نواز شریف کی پارٹی جوائن نہیں کرنے والی. انہوں نے کچھ اور الزامات لگائے کہ نواز شریف کی پارٹی کو جوائن کرنے والی ہیں. بالکل غلط بات. میں تو کوئی نون لیگ کو جوائن نہیں کرنے والی. ہاں, صرف میں یہ کہوں گی کہ نواز شریف پہ آپ سارے الزامات لگا دیں. ایک بات میں آنیسٹلی میں بات کروں گی ایز اے پاکستانی, کہ اس پہ آپ سارے الزامات لگا دیں. یہ الزام آپ اس کے اوپر نہیں لگا سکتے کہ وہ اس کی وجہ سے ہماری جو ماؤں, بہنوں, بیٹیوں کی عزتوں کو خطرہ ہے. یہ الزام اس کے اوپر آپ نہیں لگا سکتے. وہ ایک خاندانی آدمی ہے اور وہ عزت کرنا اور احترام دینا جانتا ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ اگر ہمارے آئین کو پڑھا جائے تو اس میں اگر ڈس آنیسٹ ہونے پہ آرٹیکل 62 اور 63 کا اطلاق ہوتا ہے, تو آپ کے لیڈر پہ, جو آپ کے ملک کو لیڈ کر رہا ہے, اگر وہ جھوٹ بولتا ہے, بے ایمانی کرتا ہے, خائن ہے, تو وہ ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے آرٹیکل 62 اور 63 کے تحت. تو اسی آرٹیکل 62 اور 63 میں مورل ٹرپیٹیوڈ کی بھی بات کی گئی ہے کہ آپ کی مورالٹی, آپ کی مورل ویلیوز کیا ہونی چاہیے. تو میں تو سپریم کورٹ سے مطالبہ کرتی ہوں کہ جو عمران خان کی نااہلی کا کیس چل رہا ہے, وہ اس چیز کو ضرور کنسیڈر کریں, کیونکہ ان کی بھی بیٹیاں ہیں, ان کی بھی خواتین ہیں. ایک آدمی جو آپ کے ملک کا وزیر اعظم ہو سکتا ہے کہ بنے, یا آپ کے ملک کا لیڈر بننے جا رہا ہے, پی ٹی آئی کی خواتین سے پوچھے کہ اس کا رویہ کیسا ہے ان کے ساتھ, یا اس کے ٹولے کا رویہ کیسا ہے. تو کیا ایسے آدمی کو نااہل نہیں ہونا چاہیے؟ کیا ایسا آدمی آپ کے ملک کو چلانے کا اہل ہو سکتا ہے, جس سے آپ کی بیٹیوں کی عزتوں کو خطرہ؟ پتہ نہیں کلچر پھر آئے گا, مغربی کلچر ہی ہمارے ملک میں آ جائے گا, جو جس قسم کا مغربی کلچر یہ لانا چاہ رہے ہیں. پرفارمنس کی انہوں نے بات کی کہ اس کی کوئی پرفارمنس نہیں تھی. میری پرفارمنس آپ کے سب کے سامنے. میں جس آنیسٹ طریقے سے اپنے ملک کے لیے, میں نہ عمران خان کے لیے میں بات کرتی رہی ہوں, نہ تحریک انصاف کے لیے, میں پاکستان کے لیے اور اس ملک کے عوام کے لیے میں ہمیشہ بات کرتی رہی ہوں. لوڈ شیڈنگ کا ایشو جس طریقے سے میں نے اٹھانے کی کوشش کی عوام کے تعاون سے, وہ آپ کے سامنے ہے. میں نے کلینلینس ڈرائیو جو ہے, صفائی مہم, یہ میں نے پشاور میں کے پی میں سٹارٹ کی, لانچ کی.
मैं सोशल मीडिया पे कम होती हूँ, मैं ग्राउंड पे ज़्यादा होती हूँ। ये लोग सोशल मीडिया पे ज़्यादा होते हैं, इनकी तब्दीली सोशल मीडिया पे है, ग्राउंड पे ये नहीं है। और श्री मज़ारी साहिबा को मैं ये कहना चाहूँगी विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट कि जब फॉरेन पॉलिसी के ऊपर मैं नेशनल असेंबली में बात करना, जब भी मैंने बात की, इनको बहुत तकलीफ़ हुई। शायद फॉरेन पॉलिसी पे बात करना ये अपना हक समझती हैं। जहाँ तक टिकट की बात है कि मुझे इस पार्टी ने टिकट दिया, तो मैं ये बात कहना चाहूँगी कि एक तो इमरान खान की जो अखलाकियात मैंने आपके सामने बता दी। दूसरी बात कि एक ऐसा शख्स, हमारी एक मीटिंग हो रही थी, उसमें इमरान खान ने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बारे में, एक मरी हुई खातून के बारे में, मुझे बड़ा शौक़ उस दिन हुआ। इतने अजीब उसने अल्फाज इस्तेमाल किए जिससे मुझे इंतहाई अफसोस हुआ। बतौर मुसलमान मेरे ख्याल से मरे हुए लोगों के पीछे आप बात नहीं, आपको मुनासिब नहीं लगता कि आप बात करें उनके खिलाफ। मुझे उस चीज़ पे बहुत शौक़ हुआ कि ये अगर ये आदमी मरों को भी नहीं छोड़ता, जिंदों पे तो कीचड़ उछालना, इल्ज़ाम लगाना, ये तो इनका काम है। और मैं आपको बताऊं कि पार्टी मीटिंग्स में मुझे इस पार्टी का विज़न पसंद था शुरू में, लेकिन मैं पार्टी मीटिंग्स में दो वजूहात थी कि मैं क्यों पार्टी मीटिंग्स में और मैं नहीं आती रही। एक वजह ये थी जो मैंने आपके सामने बता दी। मैं बनीगाला मीटिंग्स में, पार्टी मीटिंग्स में मैंने आना छोड़ दिया था। अलबत्ता मैं ग्राउंड पे पाकिस्तानी अवाम के शाना बशाना में खड़ी थी, और जब भी अवामी इशू हुआ मैं उनके साथ, पार्टी के साथ खड़ी थी। दूसरा, इनकी परफॉर्मेंस सिर्फ ये है कि कीचड़ उछालो। जब हमारी मीटिंग्स होती हैं तो इमरान खान बताते हैं कि किस पे किस तरीके से अटैक करना है। उसका हंसी से आपने उसके ऊपर अटैक करना है, उसका जो है उसके ऊपर मजाक उड़ाकर आपने उसके ऊपर अटैक करना है, उसकी इंसल्ट आपने कैसे करनी, उसके ऊपर कीचड़ कैसे उछालना, ये तरीके हमें जो है वो बताया जाता है। नाम पर डील करता है, नाम लोगों के नाम जो है वो बिगाड़ता है। मेरे ख्याल से इस्लाम में नाम बिगाड़ना जो है वो भी बतौर मुसलमान हमें पता है कि वो ठीक बात कोई नहीं है। तो ये मैं टिकट के ऊपर अगर बात करूं कि उन्होंने आज अगर मुझे एमएनए का टिकट दिया है, उन्होंने कहा कि आपको एमएनए का टिकट मिला। टिकट मुझे पीपल्स पार्टी में जब मैं थी तो शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने एक दफ़ा मुझे कहा था कि मुझे डोंट कॉल मी योर एक्सीलेंसी, कॉल मी मदर। उनके ये अल्फाज हैं मुझे। और जब उस खातून जिसने मुझे बेटी कहा था, और इतनी अजीम एक खातून जिसने इतनी स्ट्रगल की पाकिस्तान के लिए, उसके बारे में एक मरी हुई खातून जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दी, मैं समझती हूँ कि उससे मुझे बड़ा शौक़ पहुँचा जब इमरान खान ने उनके बारे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए। और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने मुझे 2 टिकट्स दिए थे, एमएनए और एमपीए। उस वक्त मेरी एज बहुत कम थी, उन्होंने मेरी एज को भी नहीं देखा और मुझे 2 टिकट्स दिए, मेरे टैलेंट के ऊपर, मेरे पोटेंशियल के ऊपर। इनकी टिकटों की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनकी जो टिकट्स का क्राइटेरिया है वो शायद कुछ और है। उस टिकट के क्राइटेरिया पे शायद हम लोग पूरे नहीं उतरते हैं। एक और बात कि यहाँ पे मुझे एक और बात पे इंतहाई अफसोस हुआ। मैं तो पीटीआई वर्कर्स के साथ होती हूँ, मैं पीटीआई वर्कर्स की खिदमात को, उनकी कुर्बानियों को मैं सलाम पेश करती हूँ। धरनों में आप देखें, प्रोटेस्ट्स में आप देखें, एहतजाज में देखें, ये जिस पोजीशन पे हमारी पार्टी आज पहुँची है, उन वर्कर्स को आप कहते हैं कि अदना वर्कर्स, छोटे वर्कर्स या किसी काम के नहीं, तो मुझे इस बात पे इंतहाई आई वॉज शॉक्ड कि ख़ुद तो आप जो हैं वो बनीगाला के घर में आप बैठ जाते हैं, डंडे जो है वो आपके कारकुन खाते हैं, टीयर गैस उनके ऊपर पड़ती है, और
शेलिंग उनके ऊपर होती है, शहादतें उनकी हो जाती हैं, और फिर आप कहते हैं कि ये अदना कारकुन है, ये छोटे कारकुन हैं। तो इस पे पीटीआई के वर्कर्स पूरे पाकिस्तान में उन्होंने बहुत बुरा मनाया है। इस चीज़ के ऊपर उन्होंने बहुत सख्त एहतजाज भी किया है कि पीटीआई में शायद दो कैटेगरीज हैं, एक बड़े कारकुन हैं शायद जो बनीगाला में रहते हैं, और एक शायद छोटे कारकुन हैं, अदना कारकुन है, किसी काम के नहीं है, वो हम हैं। और वैसे भी मैं ये बात बताऊं कि शैतान ने भी एक दफ़ा कहा था, जब आदम के बारे में उसने कहा कि मैं आग से बना हुआ हूँ, ये मिट्टी से बना हुआ है। तो मेरे ख्याल से गरूर करना शैतान का काम है कि मैं आग से बना हूँ, ये आदम जो है मिट्टी से बना है, तो मैं तो इसकी ताज़ीम नहीं कर सकता। तो इस शैतानियत से जो लीडरशिप है वो निकल आए, इस माइंड सेट से निकल आए। अगर आप आज इस पोजीशन पे पहुंचे हैं तो आप अदना कारकुन, मैं भी खुद को अदना कारकुन समझती हूँ, मैं भी खुद को आवाम का हिस्सा समझती हूँ, उनकी कुर्बानियों की वजह से आप इधर पहुंचे हैं। दूसरी बात यह कि मुझे थोड़ा सा लगता है कि खान साहब जो हैं उनको थोड़ा सा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी है। वो टैलेंटेड लोगों से शायद जेलस होते हैं, वो शायद उनको अपने लिए खौफ महसूस करते हैं। नौजवानों को बड़ा लेक्चर देते हैं कि आप जो हैं अपने आप को इस तरीके से बनाएं, लेकिन शायद जो मैंने महसूस किया इस पार्टी में, वो टैलेंटेड नौजवानों से बाज़ औक़ात जेलस भी हो जाते हैं, और शायद उस जेलसी की वजह से बहुत सारे मर्द हज़रात उनसे भाग जाएं। ख़वातीन पे जो उनका अपना तरीक़ाकार है उसकी वजह से ख़वातीन उनको छोड़ जाएं, और इनकी पार्टी में टिकट का जो है वो ये उनका अपना क्राइटेरिया शायद हो, क्योंकि मैंने जो ऑब्ज़र्व किया वो कुछ और है इस पार्टी में। इमरान खान के साथ आप उसकी तरह चप्पल पहने, परफॉर्मेंस आपकी तब है जब आप उसके साथ हंसें, जब वो जैसे चप्पल पहनता है आप उसकी तरह चप्पल पहने, जब वो जिस तरीके से कपड़े पहनता है आप उसके कलर के कपड़े पहने। तो ये आप पार्टी उसके साथ दौड़ लगाएं कहीं जाकर, तो पार्टी में उसके करीब आने के ये तरीके। हम जैसे लोग जो ग्राउंड पे काम करते हैं, सिर्फ काम करते हैं और पाकिस्तानी अवाम के इश्यूज उठाते हैं, वो शायद इस पार्टी में इम्पोर्टेंस नहीं रखते। मैं एक और बात आपको बताऊं कि MNAs पीटीआई के सारे वर्कर्स भी नाराज़, उनसे हमेशा काम ले लिया जाता है लेकिन उनको इज़्ज़त नहीं दी जाती। इसी तरीके से हमारे जो MNAs हैं वो सारे के सारे नाराज़। हमारे MNAs, एक MNA एक इलेक्टेड बंदा होता है जिसके पास लाखों वोट लोगों का होता है, उसके पास लाखों अवाम होती है। MNAs की जिस तरीके से इस पार्टी में तजलील की जाती है वो आप MNAs से जाकर पूछें। कई मरतबा उन्होंने एहतजाज किया, उन बेचारों की जिस तरीके से तौहीन की गई है वो आप उनसे पूछ लें, और MNAs भी सारे मुझसे मुत्तफिक हैं। एक और बात कि KP गवर्नमेंट, मैंने एक डेलीगेशन में मुलाकात की, मैंने हमेशा एक डेलीगेशन में पिछली दफ़ा मैंने मुलाकात की है कुछ दिन पहले, और मैं उस डेलीगेशन में बताना चाहती हूँ कि मैं कोई NA1 के टिकट के लिए नहीं गई। मैं इसलिए गई क्योंकि पाकिस्तान के, और मैं अपने लिए नहीं गई, मैं पाकिस्तान के लोगों के लिए गई उधर। खुद के लिए अगर गई होती तो शायद फिर मुझ पे इल्ज़ाम आता। रिक्शा यूनियन के सदर को मैं लेकर गई क्योंकि उस रिक्शा यूनियन के 10 रिक्शे गरीब रिक्शा वालों के जल गए थे एक एक्सीडेंट में, उसकी कॉम्पेंसेशन परवेज़ खटक उनको नहीं दे रहा था। रेड़ी बानों के सदर को मैं लेकर गई क्योंकि परवेज़ खटक जो एक माफिया का डॉन है उधर KP में, वो उनकी बात सुनने को तैयार नहीं था।
मैं एक डेलीगेशन लेकर गई, परवेज़ खटक के पास 19-19-20 ग्रेड के प्रोफेसर्स थे। ये वो परवेज़ खटक आप माइंड सेट देख लें। 19-20 ग्रेड के प्रोफेसर्स को कहते हैं 50 लोग थे, पूरे केपी से लोग थे। कहते हैं ये सारे गुंडे हैं। जब आपकी चीफ मिनिस्टर का इस किस्म का एटीट्यूड, वो नाराज़ होकर चले गए। तो ये आपके चीफ मिनिस्टर का माइंड सेट है। ये पीटीआई का चीफ मिनिस्टर है जो कि नया केपीके का चीफ मिनिस्टर है। इमरान खान खुद को बहुत अक्लमंद समझता है, पूरे पाकिस्तान को बेवकूफ़ समझता है कि मैं सबको किसी तरीके से भी गुमराह कर लूँगा। ये नवाज़ शरीफ के बारे में कहते हैं कि ये पाकिस्तानियों को भेड़ बकरियाँ समझते हैं। मेरे ख्याल से इमरान खान आप भी इसी खुशफहमी में मुब्तला हैं कि आप भी पाकिस्तानियों को बेवकूफ़ और भेड़ बकरियाँ समझते हैं। परवेज़ खटक के सारे रिश्तेदार जो हैं आज फ़ायदा उठा रहे हैं हुकूमत से। और सारे शुरू में जब एमएनए की सीट्स थी, रिजर्व सीट्स, वो सारी परवेज़ खटक ने अपनी कज़न को दे दी, अपने रिश्तेदारों को दे दी। रिजर्व सीट्स पे सारी अपने रिश्तेदारों को डाल दिया। आज ऐसे ठेके हैं कि जिसके ऊपर परवेज़ खटक माइनिंग की इल्लीगल लीज दी हुई है केपी में। तंगी माइनिंग केस में इल्लीगल लीज परवेज़ खटक ने अरबों रुपए की दी हुई है अपने फर्स्ट कज़न को। रिजर्व सीट्स पे तो सारे उनकी रिश्तेदार थी। अब ये उनका बेटा जो है वो सारे सौदे करता है जॉब्स के, नौकरियों के तबादले सारे वो करता है, ट्रांसफ़र सारे वो करता है। हमें अंदरूनी खबरें पता है और पैसे लेकर करता है। तंगी माइनिंग केस में इल्लीगल लीज जो है अपने फर्स्ट कज़न को दिया। जनरल हामिद ने ये कहा, ये मैं नहीं करी, एहतसाब कमीशन के जो चीफ कमिश्नर थे उनका ये बयान है तंगी माइनिंग केस में, और उनके ऊपर केस, ही इज़ अक्यूज्ड इन दैट केस। दूसरा, नौशहरा में इल्लीगल माइनिंग केस है, वो भी उन्होंने अरबों रुपए का ठेका अपने रिलेटिव को दिया है। बैंक ऑफ खैबर का स्कैंडल, उसके एमडी, उसकी सिलेक्शन बकौल ज़ियाउल्लाह अफरीदी, वो भी परवेज़ खटक ने की है। मैं उस दिन डेलीगेशन में जहाँ पे मैंने और पाकिस्तानियों को लेकर गई, वहाँ पे मैं परवेज़ खटक के ख़िलाफ़ करप्शन के सबूत लेकर हमारे पीटीआई वर्कर्स गए खान साहब के पास। खान साहब ने, इमरान नियाज़ी मैं उनको कहूँगी क्योंकि मैं उनको खान तो नहीं समझती, वो 2 नंबर पठान हैं और ख़ुद को वो खान समझते हैं। तो उनको, इमरान नियाज़ी के पास उनको मैं लेकर गई। वो सबूत दिखा रहे हैं, बिलियन ट्री सुनामी में ये हो गया, बिलियन ट्री सुनामी में ये हो गया, केपी गवर्नमेंट में परवेज़ खटक ने इतनी करप्शन की, इस ठेके में इतनी करप्शन की। इमरान नियाज़ी को पता नहीं क्या मसला था कि उसने सारे सबूत साइट पे रख दिए, मुस्तरद कर दिए। पता नहीं कि वो परवेज़ खटक से ब्लैकमेल हो चुके हैं या पता नहीं उनको क्या खौफ है, क्या ख़तरा है कि उस आदमी के ख़िलाफ़ ये एक लफ्ज़ भी नहीं सुनता। शायद उनके ठेकों से इमरान खान की किचन चलती है मेरे ख्याल से। जहांगीर तरीन के थ्रू इमरान खान की किचन चलती है केपीके से। ठेके जहांगीर तरीन को मिलते हैं और किचन इमरान खान का चलता है केपी से। और मैं आपको ये बात भी बताऊं कि छोटे वर्कर, अदना वर्कर्स की जब बात की गई तो मैं समझती हूँ कि छोटे वर्कर्स, अदना वर्कर्स के पास जहाज़ नहीं है, उनके पास बैंक अकाउंट्स भरे हुए नहीं हैं। वो अदना वर्कर्स हैं अपनी सिंसेरिटी की वजह से, जहाज़ों की वजह से वो अगर उनके पास नहीं है तो उन बेचारों को क्या कसूर है कि आप उनको अदना वर्कर्स कहते हैं। मैं खुद एक प्रोफेसर की बेटी हूँ और मैं समझती हूँ कि हम पूरा पाकिस्तान तकरीबन उसी तबके से हम ताल्लुक़ रखते हैं। कोई टीचर का बेटा है, कोई प्रोफेसर का बेटा है, कोई डॉक्टर का बेटा है। तो मेरे ख्याल से फिर हम सब अदना हो गए। ये जहाज़ों में उड़ने वाले, हेलीकॉप्टरों में उड़ने वाले, ये बड़े ख़ास लोग हैं।
اور پھر بات یہ کرتے ہیں غریبوں کی, بڑے پارسا بن کے غریبوں کی بات کرتے ہیں. مجھے کافی ڈیلیگیشنز بھی انہوں نے صبح بھیجنے کی کوشش کی, میں نے ان کو مسترد کر دیا. میں نے کوئی ان سے بات نہیں کی, کیونکہ میں پختون ہوں اور جس بات پہ میں ڈٹی ہوئی ہوں اس بات کو میں نے ایک دفعہ میں نے موقف دے دیا, میں نے دے دیا. انہوں نے بہت کوشش کی کہ مجھے اس بات سے روکا جائے, لیکن میں پاکستانی عوام کی بہتری کے لیے میں آپ سے یہ بات کر رہی ہوں کہ جس شخص کو آپ فرشتہ سمجھتے ہیں اس شخص کے حرکتیں کیا ہیں, اس شخص کی وجہ سے آپ کی عزتیں جو ہے پاکستان کے آج محفوظ نہیں ہے, اور وہ آپ کا لیڈر جو ہے وہ بنا. تو میں آخر میں میں صرف یہ کہوں گی کہ عمران خان کو میں کہوں گی کہ پختون قوم آپ کو معاف نہیں کرے گی. اس قسم کی حرکتیں آپ ادھر کر سکتے ہیں لنڈن میں, لیکن پختون قوم آپ کو معاف نہیں کرے گی. عائشہ یہ بتائیں آپ جلسے میں شریک تھی, ایک دن میں کیا چینج آیا جو آپ کو یہ سب کچھ واپس ریورس کرنا پڑا؟ کل پرسوں آپ ان کے اسٹیج پر بھی موجود تھی, تقریر نہیں کرنے دی گئی, یہ الگ بات ہے, لیکن اسٹیج پر بھی تھی, اور کل آپ بنی گالہ میں خان صاحب سے ملنے بھی گئی. 3 گھنٹے تک ملاقات ہوئی, کیا ایسا ہوا جو یہ سارا کچھ ریورس ہوا؟ اور ایک تو انہوں نے بڑی ایک غلط الزامات لگائے. میں تھوڑا سا ایک الزامات مجھ پہ لگائے گئے کہ عائشہ گلالے نے عمران خان سے علیحدگی میں ملاقات کی درخواست کی. یہ فکرز چل رہے تھے. میں اس پہ شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو. مجھے وہ ثبوت اس کا دکھا دیں, مجھے بتا دیں کہ میں نے ایسی کوئی ملاقات کی وہ کی. دوسری بات یہ ہے کہ میں ڈیلیگیشن, کل تک میں پی ٹی آئی کا حصہ تھی, میں ایک ڈیلیگیشن لے کر گئی. میں نے آپ کو بتایا کہ رڑیبان کا صدر میں لے کر گئی, میں رکشا یونین کے صدر کو لے کر گئی, اور ہمارے پی ٹی آئی ورکرز جو نیا کے پی کے دیکھنا چاہتے تھے وہ کرپشن کے ثبوت لے کر گئے. پرویز خٹک کے بلین ٹری سونامی میں پرویز خٹک کے ٹھیکوں کے ثبوت لے کر گئے, وہ عمران خان نے پھینک دیے. اور ہمیں کوئی حیرانگی نہیں ہوئی, کیونکہ وہاں پہ عاطف بھی موجود تھا, وہاں پہ عاطف منسٹر موجود تھا, وہاں پہ شہرام, وہاں پہ علی امین موجود تھا, شہرام, شاہ فرمان, بہت سارے ایم پی ایز, وہ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سی ایم اور یہ گورنمنٹ میں انتہائی کرپشن ہو رہی ہے. لیکن پھر وہی بات کہ پتہ نہیں کیا مجبوری ہے ان کی کہ یہ نواز شریف کے اوپر تو پاناما کیس لے آتے ہیں, اور خود وہاں پہ کتنے کرپشن کے سکینڈلز بنے ہوئے ہیں. احتساب کمیشن کو آپ نے بند کر دیا ہے, اس کے اوپر ان کے لیے الگ کیس ہے. عائشہ یہ بتا دیں کہ کل آپ نے جو جسے فلور دیا جائے اور 3 گھنٹے میٹنگ نہیں ہوئی, میری صرف 15 منٹ میٹنگ ہوئی ہے ڈیلیگیشن کے ساتھ. 3 گھنٹے بالکل غلط بات ہے. ہم حیران ہیں کہ آپ 4 سال سے کتنا ظلم و ستم برداشت کرتے رہی, اور اتوار کو آپ نے جلسے میں بھی شرکت کی, فیس بک پہ بھی اس کے لنک ڈالا, تصویریں ڈالی, اور آپ نے لیڈرشپ کا ظلم و ستم بھی برداشت کیا. ٹیکسٹ میسیجز ذرا آپ ہمیں دکھا دیں گی, اور نمبر ذرا بول دیں گی کس نمبر سے آپ کو ٹیکسٹ میسیج آئے, اور سیٹ جو ہے وہ پارٹی کی امانت ہوتی ہے. اگر آپ اتنی اقتدار موجود ہیں تو آپ اپنی پارٹی سے بھی ڈیزائن کیوں نہیں کرتی؟ یار ایک منٹ صبر کر. دیکھیے, میں ایک بات میں کہہ رہی, میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں کہ میں جب پی ٹی آئی میں آئی تو مجھے ٹیکسٹ میسیج پہلا جو ملا وہ اکتوبر 2013 میں ملا, اور اس کا جو ہے پی ٹی اے عمران خان کے نمبر سے آپ چیک کر لیں. ان کی عادت ہے, وہ میرے خیال سے ساری لڑکیوں کو, سب خواتین کو کرتے ہیں, ان کا بلیک بیری ذرا آپ چیک کر لیں. بلیک بیری وہ خود بھی رکھتے ہیں اور خواتین کو بھی کہتے ہیں کہ آپ بھی بلیک بیری رکھیں, کہتا کہ وہ میسیجز ٹریس نہ ہو. تو بلیک بیری ذرا عمران خان کا لے لیں, اس کو ذرا چیک کر لیں, کیونکہ آپ کے پرائم منسٹر اگر بننے والے ہیں تو پھر اگر آپ کی جو خواتین ہیں, آپ کی پارٹی کی, آپ کی جو ملک کی خواتین ہیں, ان کا پھر کیا حال ہوگا. ان کی بلیک بیری کو چیک کر لیں,
उनके मैसेजेस किस किस को मैसेजेस किए, मैं तो एक हूँ, मैंने तो करेज का मुजाहरा किया, मेरे वालिदैन ने मुझे बहादुरी सिखाई है, बाकी ख़वातीन को कितना किया। आयशा, मैं एक बात आयशा, आप ये बता दें कि उसके बाद ये हुआ कि मैंने, आपने नोट किया होगा कि मैं पार्टी मीटिंग्स में नहीं आती रही हूँ, मैं इतना एक्टिव पार्टी में नहीं होती रही। मैं इतनी डिसहार्ट हो गई कि मैंने PhD में दाखिला ले लिया, मैं इस्लामिक स्टडीज़ कंपैरेटिव रिलीजन में मैंने दाखिला ले लिया और मैं सियासत से थोड़ा हट हो गई, लेकिन मैं आवाम के साथ फिर भी उनके इश्यूज़ के ऊपर, ग्राउंड के ऊपर खड़ी रही। आयशा, ये बता दें कि आपकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर देखी जाए, अगर हम एज ए जर्नलिस्ट पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी जाए तो मासवाई मैडम एक मिनट सर मशवानी साहब एक मिनट जरा सब्र तो करें। इतना अर्सा आपने PTI में गुजारा, ये इसको किस अंदाज से लिया जाए और जो सोचने वाले हैं वो क्या कहेंगे कि ऐसा वक्त क्यों चुना गया, क्या कहेंगे आप? ये आज की बात नहीं है इमरान खान, ये कोई एक तो मैं आपको ये बात बताऊं कि मैं कोई नई बात नहीं कर रही हूँ। इमरान खान का पास्ट आप देख लें, माजी उनका देख लें, तो वो आपके सामने है। ये कोई मैं नई बात नहीं कर रही हूँ। और मैं पार्टी मीटिंग्स में, बनीगाला में मैं मीटिंग्स में नहीं जाती रही हूँ, मैं मीटिंग्स में भी नहीं जाती रही हूँ। मुझे नाराज़गी बहुत अरसे से थी, लेकिन जब करप्शन के सबूतों के ऊपर इमरान नियाज़ी ने जब वो करप्शन के सबूत फेंक दिए हमारी मीटिंग में, जब उन्होंने PTI के वर्कर्स को अदना और छोटे और किसी काम के वर्कर्स नहीं कहा, और जब ख़वातीन जब वो पूरी दुनिया की बारियां लगवाते हैं तो और अपने आप को फरिश्ता समझते हैं और डाइस के ऊपर पूरी कौम को, पूरे तमाम तर किसी को भी नहीं बख्शते, तो आप भी तो फरिश्ते नहीं हैं। मैडम ये बता दें कि आपने जो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मेरे साथ मैंने बहुत बर्दाश्त, मैडम ये बता दें कि आपने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आपने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर आपने जो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, हमें महसूस हुआ कि सिवाय इल्ज़ाम तराशी के कोई सबूत नहीं आपने दिया। आप हमें ये बताएं कि आज आप इल्ज़ाम लगा रही हैं, परसों आप स्टेज के ऊपर नारा लगा रही थी कि गली गली में शोर है, सारा टब्बर टोर है, उसका आपका मौक़िफ़ अब चेंज हो गया? वो टब्बर चोर है, उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, वो मैं आज भी कहती हूँ। और मेरी PTI के साथ, मेरी इमरान खान और उसके जो टोला है उसके साथ मेरी नाराज़गी की वजह मैंने आपको बता दी है। उस वजह के ऊपर पख्तून कौम अपनी इज़्ज़त पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती। ये ओहदे, ये पार्टियाँ, ये हुकूमत, किसी ने मुझे कहा उनकी हुकूमत आने वाली है, तो मेरे लिए तो टाइमिंग बड़ी ख़राब होनी चाहिए अगर मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हूँ। लोग आ रहे हैं, मैंने उसूलों के ऊपर, मैडम आपने ये कहा कि पख्तून कल्चर की आपने बात की, आपके 16 से 17 MNAs जो हैं वो पख्तून है, क्या आपने किसी पख्तून MNA से शिकायत की? अगर उनको ये बात मालूम है कि जो पार्टी में जो कल्चर है वो आपके साथ उन्होंने क्यों नहीं दिया, क्या वो गैरतमंद नहीं है? सेकेंडली, अभी आपने नदीम मलिक के प्रोग्राम में कहा कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैसेजेस दिखाऊंगी, मैडम वो मैसेजेस कहाँ है? अभी तक आपने नहीं दिखाए। मैसेजेस सारे मौजूद हैं और PTA जो है उसका रिकॉर्ड भी निकलवा सकती है। और मैं कि मैसेज क्या था? मैसेजेस में ऐसे अल्फाज थे कि वो किसी की गैरत बर्दाश्त नहीं कर सकते। मेरी बात तो सुन लें, वो किसी की गैरत बर्दाश्त नहीं कर सकती। हम भी किसी की बेटियां हैं, किसी की बहनें हैं, और इनको पता होना चाहिए कि मैं PhD कंपैरेटिव रिलीजन की स्टूडेंट हूँ, मैं खुद इस्लामिक स्टडीज़ की मैं स्टूडेंट हूँ, और मैं इंशाल्लाह फ्यूचर में मैं उस
फील्ड की भी खिदमत करूंगी जिस तरीके से आप डॉक्टर में से आज आए थे, कल आए थे, परसों आए थे। डॉक्टर मेरी बात सुनिए, डॉक्टर अच्छा मैडम एक बात बता दें, ये मैसेज आया कब थे? मुबारक को करने दे भाई, यार एक ही क्वेश्चन कर लो यार। एक ही क्वेश्चन लीगल फोरम, आप किसी लीगल फोरम पे जा रही हैं इमाम इल्जामात को लेके? तो क्या और भी एमएलए अभी इस्तीफा दे रहे हैं या पीटीआई से फारिग हो रहे हैं? लीगल फोरम पे जा रही हैं? ये भी साथ है। इसके बाद सबसे पहले मैं आपको ये बात बताऊं कि पहले बात तो ये है कि मैं डॉक्टर जाकिर नाइक साहब जो पढ़ाते प्रीच करते हैं, मैं भी उसी सब्जेक्ट की स्टूडेंट हूँ, तो इंशाल्लाह उस फील्ड में भी मैं कंट्रीब्यूट करूँगी इंशाल्लाह फ्यूचर में। लेकिन जहाँ पे आपने लीगल फोरम की बात की, तो मैं समझती हूँ कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। इसका इमरान खान का ब्लैकबेरी ज़रा निकालें, अपना तो दिखा दें, ब्लैकबेरी का निकालें, और जब ज़रूरत पड़ी आप प्लीज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस है प्लीज, जब इनकी सारी डिटेल्स पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के पास से, पीटीए के पास से सारी डिटेल्स आप उनसे ले लें। मुझे नहीं किया, सबको किया, सारी खवातीन को किया। मैंने कहा आपने वादा किया था टेस्ट पैसा बिछाने का। आप लोगों का बहुत आयशा गुललई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। आज जो इल्जामात उनकी जानिब से पहले लगाए गए थे मुख्तलिफ फोरम्स पर, अब उन्होंने बराह रास्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन तमाम इल्जामात को दोहराया। इल्जामात इंतहाई संगीन नौइयत के हैं और इन इल्जामात में बहुत सारे सवालात छुपे हुए हैं। उन्होंने ऐलान किया सबसे पहले कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान करती हूं। उनका यह कहना था कि अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मुझ पर इल्जाम लगाया कि मैंने NA1 का टिकट मांगा था। उन्होंने इसका जवाब देते हुए कहा कि अभी इलेक्शन होने में 10 माह बाकी हैं, आपका इलेक्टोरल बोर्ड नहीं बना, तो आप कैसे ये कह सकते हैं, मैं खुद भी इतनी समझदार हूं, मैं कैसे ऐसे मौके पर टिकट मांग सकती हूं। दूसरा जवाब उनका कहना था कि शीरीन मज़ारी ने कहा कि मुझे तकरीर का मौका चूंकि जलसे में नहीं दिया गया इसलिए मैं नाराज़ हो गई। इस पर आयशा गुललई ने कहा कि ये बहुत छोटी सी बात है। उन्होंने कहा कि मैं कबायली ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हूँ, वज़ीरिस्तान से मेरा ताल्लुक़ है, वज़ीर कबीले से मेरा ताल्लुक़ है, हमें बहादुरी सिखाई जाती है, हम अपने पेरेंट्स से सब कुछ डिस्कस कर सकते हैं और उसके बाद ही मैंने ये फैसला किया। सिर्फ मुझे नहीं, बहुत सारी ख़वातीन को PTI में ये प्रॉब्लम है, लेकिन मैंने फैसला किया कि बहादुरी दिखाऊं। इमरान खान खुद को पारसा और फरिश्ता कहते हैं, दूसरों को गलत कहते हैं। आयशा गुललई की प्रेस कॉन्फ्रेंस अब इख्तिताम को पहुंची है। आप देख सकते हैं आयशा गुललई ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर इमरान खान पर संगीन इल्जामात आयद किए। गुज़श्ता रोज होने वाली मुलाकात से मुतालिक भी उन्होंने वाज़ेह किया कि कल जब मैं गई तो वहां शहराम तरकई, आसिफ खान और दीगर भी मौजूद थे। पार्टी इजलास सिर्फ 15 मिनट मैंने अटेंड किया, 3 घंटे कोई मुलाकात नहीं हुई। उन्होंने ये भी कहा कि ठेके जहांगीर तरीन को मिलते हैं और किचन इमरान खान का चलता है। इमरान खान से 3 घंटे नहीं 15 मिनट मुलाकात हुई। मैंने परवेज़ खटक से मुतालिक भी बात की, अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, लेकिन इस पर कुछ नहीं किया गया।